हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणु यादव आप लोगों के सामने जो आज टॉपिक लेकर आई हूँ वह इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और यह मैं बता दूँ आप लोगों को कि ये जो सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, वो किस क्लासेस से रिलेटेड है। तो मैं बता दूँ कि ये पीजी सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर थर्ड पेपर 4 यानी ECN C12 मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई आइडिया नहीं है, या फिर बोल सकते बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिक जानकारी नहीं है, तो मैं कोशिश है मेरी कि आप लोगों को एक हेल्प कर सकूं। तो चलिए हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स शुरू करने से पहले इसके बारे में हम लोग प्रस्तावना जान लेते हैं, इसके इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं कि आखिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है क्या। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पहला जो खंड है, जो पहला पार्ट है, वो प्रस्तावना एवं सिद्धांत से संबंधित है। याद रखिएगा कि जब हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे मास्टर्स पीजी में, मास्टर डिग्री एमए हो पीजी हो, तो उसमें पहला टॉपिक जो आपका रहेगा वो आपका सिद्धांत से ही संबंधित है। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में हम लोग इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। जब हम लोग समष्टि सिद्धांतों यानी कि मैक्रो और माइक्रो थ्योरीज को पढ़ते हैं तो बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में हमें आइडिया हो जाता है। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की ये एक विशेष स्थिति मानी जाती है, और पूरी आंतरिक यानी कि इंटरनल और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल आर्थिक क्रियाओं का आधार वस्तु तथा सेवाओं का विनिमय या क्रय विक्रय है। देखिए, अगर हम लोग बात करें आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रियाओं का, तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? जिससे व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, यानी कि वैसे कार्य जिससे व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक कार्य कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जान लेते हैं कि जो आर्थिक कार्य है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आर्थिक कार्य से मतलब ये होता है कि लोग किसी भी कार्य को करते हैं तो उसे धन की प्राप्ति होती है। अर्थ मतलब धन। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, क्योंकि आर्थिक क्रिया के आधार पर ही वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है या क्रय विक्रय होता है। अब ये भी जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संबंध जो है ना, राष्ट्रों के बीच में सिर्फ आर्थिक क्रियाओं से ही संबंधित है। अब इस इकाई में हम लोग को इस यूनिट में क्या पढ़ना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार के बारे में पढ़ना है, उसके अर्थ के बारे में पढ़ना है। देखिए, सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है और बिना बुक की मदद से तो आपको कोई हेल्प मिलने वाला है नहीं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पीजी में मास्टर्स डिग्री की ऐसे ही बिना पढ़े पास हो जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा आपको मेहनत करना होगा ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाए। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पीजी में थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि आप अच्छा रिजल्ट करें और आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाए, ताकि आप नेट के एग्जामिनेशन या फिर पीएचडी एंट्रांस वगैरह के लिए आप थोड़े अच्छे से रेडी हो जाएं। तो ये आप ही के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो मैं SKMU दुमका का सिलेबस मैं कवर कराऊंगी। मैं बता दूं कि सबसे पहला जो टॉपिक होगा आपका मॉड्यूल 1 थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित होगा। तो मैं इसलिए ज़्यादा जानकारी दे रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे आपको टॉपिक्स तो मिलेंगे पर सेमेस्टर वाइज जो टॉपिक्स हैं, स्पेशली SKMU दुमका, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का नहीं मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ट्यूशन या फिर कॉलेज में टीचर से कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिससे उनको जानकारी नहीं मिल पाती। तो मेरी एक कोशिश है कि आपको एक अच्छा सा नोट्स मिल जाए आप लोगों को, और एक अच्छी सी जानकारी मिल जाए इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड में मैंने बताया कि इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, आपका एक आर्थिक क्रियाओं का एक आधार है, जहाँ पे वस्तु और सेवाओं का विनिमय होता है। वस्तु और सेवा का मतलब आप लोग जानते ही हो, वस्तु जिसका हम लोग उपभोग करते हैं, सेवा जिससे हमें सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जैसे बैंकिंग, यातायात के साधन, ये सारी जो पोस्ट ऑफिस, ये सब सेवाएं हैं जो हमें प्राप्त होती हैं। और विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान करना, लेना देना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संबंध मैंने बताया कि राष्ट्रों के बीच समस्त आर्थिक सौदों से होता है, यानी कि सौदों से मतलब होता है व्यापार से, लेन देन से होता है। और इस इकाई में हम लोगों को पढ़ना क्या है?
इस इकाई में हम लोगों को पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है, इसके अर्थ क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो दोस्तों ये याद रखना है आप लोगों को कि जो आपका टॉपिक होगा उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय का आधार क्या, अर्थ क्या, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतर क्षेत्रीय व्यापार के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। तो हमारा ये टॉपिक रहेगा और इसके बारे में हम लोग थोड़ा ब्रीफली जानेंगे कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका बेस क्या है, उसके मीनिंग क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड जैसे इंग्लिश में कहते हैं, और अंतर क्षेत्रीय व्यापार तो इंटर रीजनल ट्रेड जो है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और उसके अंतर को भी समझेंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धांत की आवश्यकता भी चर्चा इसमें हम लोग करेंगे कि अलग अलग जो सिद्धांत दिए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और इस यूनिट में हम लोग इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार प्रकृति के संबंध को भी जानेंगे कि उन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा टाइम लगेगा, पैसेंस के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए पैसेंस तो रखना पड़ेगा। और आप आओगे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ आप खोजोगे टॉपिक तो नहीं मिलने वाला है। तो कोशिश यही रहेगी मेरी कि आप बुक्स के थ्रू मैं समझाऊँ, क्योंकि बुक्स जहाँ आप रीडिंग करते हो तो बहुत सारी नॉलेज आपको मिलती है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि बुक्स ज़रूर रीडिंग करें, और अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक हैं आप लें और पढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है पहला कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एंड इसकी जो नेचर है एंड इससे हमें क्या लाभ है, यानी कि प्रकृति और लाभ। तो ये हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ, प्रकृति एवं लाभ। तो इसे ही मैं आज बताऊंगी आपको, और थोड़ा लेंदी होगा पर आप लोग थोड़ा थोड़ा करके देखो या एक बार में देखो, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं तो बस एक कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर आप समझ जाते हो तो ऑब्वियसली आप आसानी से एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हो। तो सबसे बड़ा पहला टॉपिक है कि इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पर जब कोई देश, एक देश मान लीजिए भारत है, और भारत विश्व स्तर पर क्या कर रहा है, अन्य देशों के साथ व्यापार कर रहा है, ठीक है, तो वो हो गया अंतर्राष्ट्रीय, विश्व स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर। अब है कि व्यापार क्या है। व्यापार का अर्थ समझ लेते हैं। व्यापार का अर्थ होता है, जैसे व्यापार को पहले ये समझिए, व्यापार का इंग्लिश में व्यापार को क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रेड और हिंदी में व्यापार। तो व्यापार का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। वस्तु और सेवा का क्या करना होता है, इसमें विनिमय होता है। विनिमय मतलब क्रय विक्रय। विनिमय का मतलब क्या होता है, खरीदना, बेचना, बाय करना, सेल करना, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेड। अब ये किस स्तर पे होता है, तो ये जो स्तर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यापार का ही एक विशेष रूप है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, व्यापार का ही एक रूप है। याद रखिएगा ये बात आप लोग, ठीक है। अब इसमें और एक चीज़ मैं बता दूं कि व्यापार जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, अब हम लोग अर्थ जान लेते हैं कि अर्थ क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ है राष्ट्र के बीच में वस्तु और सेवाओं का विनिमय। राष्ट्र मतलब कंट्रीज़ के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में, राष्ट्र मतलब कंट्रीज़ के बीच में। याद रखिएगा, बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे मिनी कंट्रीज़, ठीक है, तो उनके बीच में हम लोगों का वस्तुओं का लेन देन, वस्तुओं का लेन देन ही क्या कहलाता है, आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अब है कि स्वतंत्र रूप से हो, तो स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ क्या होगा, तो व्यापार तो अंतर्राष्ट्रीय समझ लिया, व्यापार समझ लिया, जहाँ पे हम लोग वस्तुओं का लेन देन करते हैं वो व्यापार हो गया। और अगर ये वस्तुओं का लेन देन विश्व स्तर पे हो जाए, यानी कि हमारा देश जो भारत है वो सिर्फ अपने राज्यों के बीच में नहीं बल्कि अपने राज्यों से निकल कर, यानी कि भारत अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, कनाडा, इन सब कंट्री के साथ अगर व्यापार करता है जो इंडिया की सीमा से दूर हैं, तो याद रखिएगा उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होता क्या है, तो मैं बता दूं कि अगर भारत अमेरिका से दोस्ती करता है और उसके साथ व्यापार कर रहा है, तो अमेरिका से वो भारत उन्हीं चीज़ों को परचेज करेगा जो भारत की ज़रूरत है, और अमेरिका भारत से वही चीज़ लेगा जो अमेरिका को ज़रूरत है। तो ज़रूरत की चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खरीदी और बेची जाती हैं, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है।
अब है कि इसमें है स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि फ्री इंटरनेशनल ट्रेड। फ्री इंटरनेशनल ट्रेड का अर्थ क्या है, क्या मीनिंग है फ्री इंटरनेशनल ट्रेड, ये याद रखिएगा। तो इसका अर्थ है कि उस वाणिज्य की नीति से है, क्या है, कॉमर्शियल पॉलिसी से है, जो वस्तु और सेवाओं के घरेलू तथा विदेशी विनिमय के मध्य विभेद नहीं करती। ये अंतर इस पैदा नहीं करती हैं, बल्कि ये क्या करती हैं, बता दूं मैं आपको कि इनके बीच जो घरेलू हैं और विदेशी विनिमय के बीच में अंतर नहीं करती हैं, सिमिलरिटीज रहती हैं, यानी कि उनके बीच समानता रहती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बस यही है स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। हो सके तो आप प्लीज़ इसको लिख लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें कि स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। अब आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक ऐसी क्रियाविधि या तरीका है जो कि वस्तुओं और सेवाओं, या हम कह सकते हैं कि संसाधनों के जरिए, यानी कि जो वस्तु हैं, यानी कि गुड एंड सर्विसेज, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उसके द्वारा हम लोग विश्व के, यानी कि वर्ल्ड के अन्य कंट्री के साथ हम लोगों को जोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा कि अन्य कंट्री के साथ हम लोगों को कैसे जोड़ता है, नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा, वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल ट्रेड जो है एक तरीका है जो हमें क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं को और संसाधनों के जरिए विश्व के अन्य देशों के साथ हमें जोड़ने का कार्य करता है। अब है कि अगर ऐसी बात है तो आर्थिक समृद्धि मतलब जो होती है हमारी, हम लोग कैसे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, हमारा जो आर्थिक स्तर है, हमारा रहन सहन, जीवन स्तर, ये सब कैसे बढ़ता है, कैसे हम लोग इसमें विकास करते हैं, सुधार होता है, तो मुख्यतः श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण पर निर्भर करता है। याद रखिएगा ये भी बात कि अगर पूछा जाए आर्थिक समृद्धि किस पर निर्भर करता है, तो वो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण पर निर्भर करता है। बट यहाँ पे मैं बता दूं कि जो श्रम विभाजन की बात है तो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण बाजार के आकार पर निर्भर करता है। किसी देश का बाजार कितना बड़ा है और कितना छोटा है, उसी आधार पर श्रम विभाजन का आकार और विशिष्टीकरण का आकार होगा। ठीक है, अगर किसी देश का बाजार बहुत बड़ा है तो श्रम विभाजन भी बहुत ज़्यादा होगा, अगर बहुत छोटा है तो श्रम विभाजन कम होगा। तो बाजार का आकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बढ़ता है, ये याद रखिएगा। श्रम विभाजन का जो की बात कर रहे थे, तो बाजार का जो आकार है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही बढ़ता है। अब बाजार का आकार कैसे बढ़ेगा, विश्व की कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे मनुष्य एक दूसरे से आदान प्रदान के थ्रू हमारे देश में या अन्य देशों में जाती है, तो बाज़ारों में उन वस्तुओं को लाया जाता है। जब चीज़ें कम सीमित मात्रा में होंगी तो बाज़ार का क्या होगा, आकार छोटा होगा, मार्केट का जो एक फॉर्म होगा वो स्मॉल मार्केट होगा। पर विश्व की अन्य चीज़ें अगर हमारे देश में आकर बेची जाएं जो हमारे यहाँ नहीं बनती हैं, जैसे एग्जांपल चाउमीन हमारे कंट्री का नहीं है, मैगी, पास्ता, ये सब चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, पर हमारे देश ने अभी इसे अपने लाइफ में क्या किया है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है वो ब्रेकफास्ट के टाइम या फिर इवनिंग स्नैक्स के टाइम हम लोग लेते हैं। इससे प्रूफ होता है कि हम लोग विश्व की कई सारी चीज़ों को अपना चुके हैं, जैसे चाय हो गया, स्नैक्स हो गए, और अभी वेस्टर्न ड्रेसेस हो गए। ये क्या है कि हमारे देश में एक बड़ा मार्केट बनाते हैं और उसकी डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं और लोग अपने जीवन स्तर को, यानी कि आर्थिक समृद्धि के स्तर पर लाना चाहते हैं। तो इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है कि बाजार को भी बढ़ाता है। और व्यापार से तात्पर्य यह भी है कि कि यदि घरेलू उपभोग देश के उत्पादन से अधिक हो, जो घरेलू उपभोग है वो देश के उत्पादन से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तथा मांग यदि यहाँ पे मैं बता दूँ कि यदि देश का उत्पादन यहाँ पे बता दूं कि यदि एक देश का उत्पादन घरेलू उपभोग से अधिक हो, इसके लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर करता है। यदि किसी देश का उत्पादन और घरेलू उपभोग से क्या हो जाए, उत्पादन अधिक हो जाए, तो ये डिपेंड करता है कि ये उत्पादन कैसे अधिक हो गया।
तो ये दूसरे स्रोतों पे, अन्य स्रोतों पे ही निर्भर करता है। ठीक है, हमारे देश में उत्पादन अगर ज़्यादा हो रहा है यानी कि हमारे उपभोग से, तो इसका मतलब है कि अन्य रिसोर्सेज हमारे साथ काम कर रही हैं, हम अन्य देशों से वो सारे रिसोर्सेज लेकर आ रहे हैं। अगर हमारे देश में रिसोर्सेज की कमी है, हमारे यहाँ साधन की कमी है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उत्पादन के लिए रिसोर्सेज अन्य कंट्री से ले रहे हैं, जिसके कारण से हमारे यहाँ उत्पादन क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है। और हमारे यहाँ उपभोग अगर कम है और उत्पादन बढ़ी, तो यही है कि हम लोग अन्य देशों से मदद ले रहे हैं। एक देश व्यापार ना होने की स्थिति में आत्मनिर्भर हो सकता है। हाँ, ये भी है कि एक देश में अगर व्यापार नहीं हो रहा है तो वो आत्मनिर्भर हो सकता है, पर कब? जब वो भौतिक रूप से काफ़ी गरीब होगा तब, भौतिक रूप से गरीब होगा तब। यानी कि अगर एक देश में व्यापार नहीं होने की स्थिति में आत्मनिर्भर तब होता है, सेल्फ डिपेंडेंट तब होता है जब वो भौतिक रूप से काफ़ी गरीब हो। ऐसी आत्मनिर्भरता देश की उत्पादन के आकार और उसकी क्षमता को बिल्कुल सीमित कर देती है। हाँ, ये भी सही बात है कि अगर बात करें कि उत्पादन क्षमता उससे कम होगी, क्योंकि रीज़न ये है कि लोग अपने ही देश में बनाएंगे और उत्पादन करेंगे और उसे खपत करेंगे और प्रयोग करेंगे, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि उस देश की सारी मतलब प्राकृतिक संपदा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो फिर उसे अन्य देशों पर तो आश्रित रहना पड़ेगा ना। तो ऐसी आत्मनिर्भरता देश के उत्पादन और आकार और उसकी दक्षता को बिल्कुल क्या करती है, कंट्रोल कर देती है, बोल सकते हैं उसको बहुत ही सीमित कर देती है। तो ये हम लोगों को जानना चाहिए। देखिए आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत पूरे विश्व को एक समुदाय के रूप में देखता है। किस रूप में देखता है? एक समुदाय के रूप में देखता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है ना, पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो सिद्धांत है, जो जिस थ्योरी पे कार्य करता है, पूरे वर्ल्ड को एक ग्रुप में नहीं मतलब ग्रुप में देखता है, कम्युनिटी में देखता है। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप में नहीं, एक कम्युनिटी ग्रुप में देखता है, जो कि सभी देशों की सीमाओं में भले विभाजित हैं, मतलब अलग अलग हैं, पर इनका रहन सहन, खान पान, जीवन स्तर में बहुत ही ज़्यादा समानता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या करता है, विचारों का, संस्कृति का, खान पान का, उनके शिक्षा का, हर चीज़ का आदान प्रदान होता है, जिससे कि क्या होती है, समानता आती है। हमारे ही देश में देखिए, हमारी संस्कृति को बहुत सारे देशों ने अपनाया है और अपना रहे हैं। अभी इंग्लैंड के ही देश में संस्कृति को अनिवार्य कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो संस्कृत की को एक महत्वपूर्ण धरोहर समझते हैं, और ये बहुत ही प्राचीनतम भाषा है, जिसे इंग्लैंड जैसे देशों में प्रेयर के टाइम बोला जाता है। तो ये क्या है कि अगर हम लोग एक देश से दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं, तो इनकी हमारी संस्कृति और उनकी संस्कृति में मेल जोल होता है, और इसे संस्कृति का आदान प्रदान कहते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा ही संभव हो सकता है। अरे यार, जब हम लोग ऐसे समझो कि अगर हम लोग उस कंट्री में जाएंगे ही नहीं, तो उस देश की संस्कृति को जानेंगे कैसे? जैसे पहले के लोग रहा करते थे, अपने ही क्षेत्र में रहते थे, अपने ही कमान मतलब जंगलों से चुनकर लाना, खाना और एक जगह रहना। इसीलिए कुछ संस्कृति डेवलप हुई। क्यों? क्योंकि आसपास के देशों के साथ उन्होंने ट्रेड किया और वस्तुओं का आदान प्रदान किया। इसलिए जैसे मैसेडोनिया हो गए, फिर उसके बाद हम लोगों ने बेबीलोनिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सब हम लोग क्यों जानते? क्योंकि इन लोगों ने क्या किया ना, ये जो सभ्यता थी वो आसपास के देशों के साथ सभ्यता थी, जो आसपास के देशों के साथ ट्रेड की, व्यापार की। तो आज भी लोग वैसे ही कर रहे हैं, ताकि ये दुनिया कायम रहे। क्योंकि अगर हम लोग एक ही जगह सीमित रहेंगे तो एक दूसरे से परिचित नहीं होंगे, है कि नहीं? और आज तो हम लोग मॉडर्न एज में हैं, तो ऑब्वियसली हम लोगों को अन्य देशों के बारे में तो जानकारी ज़रूरी ही है। देखिए, ये तो एक बेसिक सी बात है जो कि सबको जाननी चाहिए। यह विकास के अंतर्मुखी सिद्धांत की अपेक्षा बहिर्मुखी रणनीति की वकालत करता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बताया गया है कि ये एक अंतर्मुखी रणनीति की बात नहीं करता, मतलब एक इंटरनल थॉट्स या इंटरनल पॉलिसी को नहीं अपनाता, बल्कि ये बोल सकते हैं कि एक बहिर्मुखी, यानी कि चारों तरफ से एक ऐसी विकास की बात करता है जो लगभग सरल और कम श्रम साध्य तरीका है। मतलब बहुत ही आसान तरीका है अपने देश को डेवलप करना या अपने आप को डेवलप करना, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संभव है। जैसे सर डेनिस रॉबर्टसन यहाँ पे कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किसी देश के आर्थिक समृद्धि और विकास का इंजन माना जाता है, और सही भी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है तभी हम लोग शिक्षा या फिर बोल सकते हैं उनके संस्कृति, रहन सहन आदि के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी मिल पाती है। और इसके बारे में हम कह सकते हैं कि
अगर देश का विकास है तो हम ये भी मानते हैं कि अगर कोई देश विकास करना चाहता है तो अन्य देशों की संस्कृति को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हर संस्कृति का अपना एक कहानी है और विकास का एक, उन्होंने एक पहल, मतलब बोल सकते हैं कि उन्होंने एक उम्र देखा है या फिर एक सदियां देखी हैं। तो हर संस्कृति का अपना एक मतलब विशेषता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या करता है, उसको बढ़ावा देता है। तो दोस्तों देखिए, हम लोगों ने जाना आज अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के बारे में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो पहला हम लोगों का था इंट्रोडक्शन, जो मैंने एक पॉइंट आज क्लियर किया है, मतलब एक टॉपिक क्लियर किया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि देखिए तुमका एसकेएमयू से रिलेटेड इस तरह की वीडियो बहुत कम ही मिलेंगी टॉपिक वाइज, और मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिल जाए। तो आज इतना ही, कल फिर एक न्यू टॉपिक के साथ मैं आऊँगी, और वो टॉपिक मैं आपको बता दूँ कि थ्योरी से रिलेटेड होगा, और देखते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मैं आपको कंप्लीट करा सकती हूँ। चलिए अभी इतना ही, फिर कल मिलते हैं, बाय।